जैन। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में, और संविधान का भाग 1 और भाग 2 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हम लोगों का चल रहा है भाग 3। भाग 3 की हम लोग कुछ बातें पढ़ चुके हैं। भाग 3 में हमने पढ़ा कि भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक आता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक 12वां अनुच्छेद क्या बताता है? ये जो 12 नंबर है ये परिभाषा बताता है, मूल अधिकार की परिभाषा। 13 नंबर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अल्पीकरण। क्या बताता है? अल्पीकरण। 14 नंबर क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। 15 नंबर क्या बताता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, इसको लेकर क्या करना है? समानता रखनी है। ठीक है। सॉरी। 16 नंबर क्या बताता है? लोक नियोजन। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित जो नौकरियां हैं, सर्विस है, या गवर्नमेंट द्वारा कोई संस्थान संचालित किया जा रहा है, उसमें किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। 17 नंबर क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता का मतलब क्या हुआ? छुआछूत। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं रखना है, इन सभी में समानता रखनी। ये 17 का बात होगी। अनुच्छेद 18 क्या बताता है? उपाधि का अंत। उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 क्या बताता है? उपाधियों का अंत। जैसे सर, लॉर्ड, ये सब पहले था, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, सर साइमन, इन सब का मतलब उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया। यहाँ तक हम लोग कल क्लियर कर चुके थे। आज हमें पढ़ना था अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 को हमने कल बताया था कि इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। और संविधान का रीढ़ कहने का मतलब हमारा क्या था, ये समझते हैं कि संविधान का रीढ़ आखिर इसे कहा क्यों जाता है। संविधान का रीढ़ इसे कहा क्यों जाता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़। ठीक है। इसमें 7 मूल अधिकार आते हैं, जिसमें 19 का एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कुछ भी विचार करके सोचने की समान स्वतंत्रता। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की सरकार से सूचना पाने की स्वतंत्रता। पुतला फूकने की स्वतंत्रता। झंडा फहराने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। मीडिया की स्वतंत्रता इत्यादि। ये सब स्वतंत्रता 19 के एक में आती। अभिव्यक्ति की, कुछ भी सोचने विचारने की स्वतंत्रता, किसी प्रकार की सूचना पाने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला फूकने की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, ये सब किसमें है? 19 के एक में। 19 के एक में ये सब स्वतंत्र अनुच्छेद जो 19 उसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। और कारण क्या है? ये सब स्वतंत्रताएं। आगे देखिए 19 का 2 देता है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता। यदि आप कहीं भी किसी 2-4 लोगों को कमेटी में सभा बना रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो इसकी स्वतंत्रता 19 के 2 में, सभा करने की स्वतंत्रता। ये जो 19 का 3 है, इसमें क्या बताता है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता
मतलब कि आप कहीं भी भारत में कहीं भी आप किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं। हाँ, कोई भी देश विरोधी काम नहीं होना चाहिए, ना ही उससे कोई दूसरा मनुष्य आहत होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या बताता है? अल्पीकरण। यदि कोई भी आहत हुआ तब अल्पीकरण आप पे लग जाएगा। आप सभी मूल अधिकारों का प्रयोग कीजिए, लेकिन अल्पीकरण याद रहे कि उससे सीमा से अधिक नहीं जाना है, इससे सीमा से अधिक नहीं जाना है। यदि आप चले गए तो आप पे क्या लग जाएगा? अल्पीकरण। और अल्पीकरण आता है किसमें? ये मूल अधिकार में। अल्पीकरण अनुच्छेद 13 में 12 से 35 के बीच में आता है, और इसका रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा सजा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 19 का 4। ये जो संविधान है 19 का 4, ये किसकी स्वतंत्रता देता है? घूमने की। कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं। आपको कहीं भी घूमने पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता है। लेकिन घूमने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी के घर में जाकर घूम रहे हैं बिना उसकी परमिशन के। आप उसके घर में जाकर घूम रहे हैं तो क्या लग जाएगा? अल्पीकरण। क्या लग जाएगा? अल्पीकरण। फिर वो घुमाएगा, नहीं आओ हम घुमाते हैं तुमको, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर बात आती है 19 के 5 की, बसने की स्वतंत्रता। इसके अनुसार आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं। 19 के 5 के अनुसार आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, मतलब कि अपना निवास स्थान बना सकते हैं। 19 का 6, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब खत्म हो गया है। संपत्ति का अधिकार जो कि अब खत्म हो गया है, क्योंकि संपत्ति मूल अधिकार में, अभी मान लीजिए संपत्ति मूल अधिकार में जब होता था तो अभी रोड बनाना है। क्या करना है? रोड बनाना है। उसमें किसी व्यक्ति का जमीन है, वो नहीं देना चाहता है, और सरकार को वो जमीन चाहिए कि नहीं, वो हमें चाहिए क्योंकि उस पर रोड बनाना है। चाहे रेलवे ट्रैक बिछाना है तो सीधा रेलवे ट्रैक बिछेगा, और बीच में जमीन पड़ गई तो वो चाहिए ना। तो वो इंसान क्या कर रहा है कि नहीं, हम नहीं देंगे। और भाई ये मूल अधिकार में भाग 3 में, अगर सरकार चाहे कोई भी जबरदस्ती करेगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, बबुआ इधर आ, ये सब क्या कर रहा है? मूल अधिकार का हनन काहे कर रहा है? डायरेक्ट जो सरकार होगी उससे एक्शन लेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मूल अधिकार में। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अब हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब ये चल गया 300 में। ठीक है, 19 का जो 7 है ये हमें बताता है 19 का 6 संपत्ति, 19 का 7 जो बताता है व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय का मतलब आप कहीं भी कुछ बेच सकते हो, खरीद सकते हो। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब व्यवसाय का मतलब ये नहीं है कि आप दारू बेच रहे हो, गांजा बेच रहे हो, चोरी छुपे, चरस, कोकीन ये सब बेच रहे हो, ये सब नहीं। व्यवसाय का मतलब सिंपल, जिससे आपकी जीविका चल रही है, जिससे आपके और देश के लिए कोई भी अहित काम नहीं हो रहा है, उस व्यवसाय का स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 19 के 7 में। तो ये इतनी सारी स्वतंत्रताएं हैं, इसलिए अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़। रीढ़ का मतलब बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का 1 अभिव्यक्ति, RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, पुतला फूकने का, प्रेस मीडिया का, झंडा लहराने का। अनुच्छेद 19 का 2 सभा बनाने का, 19 का 3 संगठन बनाने का, 19 का 4 कहीं भी घूमने का। ये आप सब कर सकते हैं, लेकिन अल्पीकरण का ध्यान रखते हुए
कि यदि आपने लिमिट से ज़्यादा किया तो आप पर क्या लग जाएगा, अल्पीकरण। और जहाँ अल्पीकरण लगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बुलाएगी, इधर आ जा, अब हम तुझ पे तेरी स्वतंत्रता बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को अहित नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैंने इसका 6 बताता है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब खत्म हो गया है। संपत्ति का अधिकार अब खत्म हो गया है, क्योंकि जब हम इसका कारण भी बताएं, कोई भी व्यक्ति यदि जमीन नहीं देना चाहता, अपनी संपत्ति नहीं देना चाहता है किसी को भी, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि भाग 3 का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट उसी का साथ देगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, संरक्षक है। ठीक है। ये हो गई अनुच्छेद 19 की बात। अनुच्छेद 19 के बाद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, और अनुच्छेद 20 में 3 बातें हैं। अनुच्छेद 20 19 संविधान का रीड है, 20 में 3 बातें हैं। सबसे पहली बात है एक्स पास्ट फैक्टो, एक्स पास्ट फैक्टो। अब ये एक्स पास्ट फैक्टो क्या है? एक्स पास्ट फैक्टो क्या है? एक्स पास्ट अपराध के समय कानून के तहत सजा, अपराध के समय कानून के तहत सजा। अब इसका मतलब क्या हुआ एक्स पास्ट फैक्टो का? एक्स पास्ट फैक्टो वो बात, जैसे में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी अपराध कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, अपराध कर, किसी मान लीजिए आप आपने अपराध कर दिया, और इस समय कानून ये लगा है कि आपको 6 महीने की सजा होगी। क्या हो गई? 6 महीने की सजा होगी, जो कि कम है, सपोज इट कम है, तो आपको इस समय के कानून द्वारा सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि कल कोई कमेटी बनी, उसने नया कानून लाया कि इस सजा, इस जुर्म के लिए 10 साल की सजा है, तो सजा आपको आज मिलनी है। तो ऐसा नहीं कि कल की कमेटी में जो कानून बनेगा उसकी सजा आपको दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो अपराध करने के समय जो कानून लगा रहेगा उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी, उससे पहले या बाद वाले कानून से नहीं। जब निर्भया कांड हुआ था तो उसमें एक बच्चा जो था 17 साल 6 महीने का था, और भारत की एक वो ऐसा कानून है जो कि, अरे वो भी तो एक क्रिमिनल ही है, लेकिन भारत का कानून क्या है कि 18 साल से कम का है, वो नाबालिग है। नाबालिग से क्या, यानी कि किसी की उतनी दुर्व्यवहारता से कुछ दुष्कर्म करके उसका जान ले लिया और वो नाबालिग है, तो क्या हुआ, उसे 6 महीना छोटे होने के कारण उसको सजा से, मतलब कि 3 साल के लिए बस सजा दी गई, 3 साल के लिए बस सजा दी गई, उसे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद एक कमेटी बैठी जिसने बताया कि ऐसे अपराध जो कि जघन्य अपराध हैं, ऐसे अपराध करते वक्त 16 वर्ष के बच्चे को बालिग मान लिया जाएगा। 16 वर्ष के बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, बालिग मान लिया जाएगा, मतलब कि एडल्ट मान लिया जाएगा जघन्य अपराध करते समय। तो क्या ये जो 16 वर्ष वाला था वो उस लड़के पर नहीं लगा? क्यों? क्योंकि अपराध के समय ये कानून नहीं था। अपराध के बाद ये कमेटी बैठी, तब उसने बनाया कि ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को 16 वर्ष पर एडल्ट मान लिया जाएगा। उस समय कानून क्या था कि 18 वर्ष पर एडल्ट, 18 वर्ष पर एडल्ट, और वो 6 महीने की वजह से बच गया। मतलब कि एक लड़की के साथ उतना सोच नहीं सकते कि उतना दुष्कर्म करके और वो छूट गया। ये भारत का कानून है। मतलब कि आज के इस समय में निर्भया नहीं, बहुत सारी अभी कोलकाता में एक लड़की के साथ, ये सब आमतौर पे बहुत देखे जा रहे हैं। जैसे आज के इस दौर में लड़कियों का पढ़ना सब बहुत ज़रूरी है। आज के इस दौर में लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना हक की लड़ाई लड़ सकें। बात तो सब करते हैं इनइक्वालिटी की, और कहीं ना कहीं मतलब कि सभी लड़के गलत नहीं होते,
और सभी लड़कियां भी गलत नहीं होती। जैसे कुछ लड़के सही होते हैं वैसे कुछ लड़कियां सही होती हैं, दोनों में गलतियां होती हैं। दोनों लड़के और लड़की दोनों गलत होते हैं, ऐसा थोड़ी कि कोई एक गलत है तो एक सही है। लेकिन आज के इस समय में लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण क्या है कि आप यदि पढ़े लिखे नहीं हो, आपको अपने हक का अधिकार नहीं पता है, तो आप जहाँ है तहाँ भी दबाए जाएंगे, और जहाँ आपकी शादी होगी, चाहे जहाँ आप रहने जाएं, वहाँ भी आपको हमेशा दबाया ही जाएगा, वहाँ भी आपको दबाया ही जाएगा। एक पराई लड़की की जैसा ट्रीट किया जाएगा। यदि आप पढ़ लिख के कुछ बन गए, कुछ पद पे हो, तो आप किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ बोल दें। यदि मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आप कुछ नहीं करें, पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना फ़ायदा उठाने के लिए एक लड़की के साथ कुछ भी करते हैं, बस अपना मतलब निकलना चाहिए। लेकिन यदि आप यही बात पढ़ लिख लिए, आपको जानकारी होगी, आप किसी पद पे हैं, मान लीजिए मान लीजिए आप आईपीएस के पद पे हो गए, सपोज दैट आईपीएस के पद पे हो गए, किसी की हिम्मत है कि आपको टच भी कर दे? टच करने से पहले उसे 100 बार सोचना होगा, टच करने से पहले 100 बार सोचना होगा। इसलिए आज के इस समय में लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज पढ़ोगे तो आपका कल बेहतर होगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना है। ऐसा नहीं है कि बस इतने में लाइफ है, आगे चल के भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना है। इसलिए थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। ये अनुच्छेद 20(1) की बात हो गई, एक्स पास्ट फैक्टो, अपराध के समय कानून की सजा। अब दूसरा क्या है, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी, एक अपराध एक सजा, एक अपराध एक सजा, डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप कोई अपराध कर दिए, उस समय का चोरी कर लिए, कुछ भी, उस समय का दरोगा आपको, चाहे जो भी उसमें पुलिस वहाँ की रही हो, आपको जेल में डाल, कोर्ट ने आपको सजा दी, साल भर, 2 साल, 3 साल, आप छूट के आए, दरोगा का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा दरोगा चाहे दूसरा पुलिस वाला कोई आया, कहेगा कि अरे तुम तो चोरी किए थे, वो भी आपको जेल में डाल दे, नहीं तुम चोरी किए थे। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपने एक अपराध किया है तो उसकी सज़ा सिर्फ एक होगी, उसके बाद आपकी फाइल, मतलब कि आपको दोबारा सज़ा नहीं हो सकती। एक अपराध एक सज़ा, 20 का 2, एक अपराध एक सज़ा, ठीक है। तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं, आपको जबरदस्ती कोई खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकता। आप खुद के लिए गवाही दे सकते हो, खुद के खिलाफ नहीं। ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। खुद के खिलाफ कोई गवाही देना चाहेगा? नहीं। और खुद के लिए गवाही आप दे सकते हो, खुद के खिलाफ नहीं। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? 20 का 3, 20 का 1 एक्स पास्ट फैक्टो, अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। 20 का 2 डबल जियोपार्डी, यदि एक अपराध है तो उसका सिर्फ एक सजा होगा। 20 का 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, खुद के लिए दे सकते हैं, खुद के खिलाफ नहीं दे सकते, ठीक है। ये बात हो गई अनुच्छेद 20 की। हमने मूल अधिकार पढ़ा, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, हमने 20 तक कवर कर लिया है। कल बात करेंगे 21-22, ठीक है। और आशा करते हैं कि जो हम पढ़ाएं आपको समझ में आया हो, और ये भी आशा करते हैं कि जो हम बोले हैं उस बात को आप थोड़ा क्लियरली अपने दिमाग में रख कर, कि नहीं वो बात रियलिटी में है या जो भी, उस पर ध्यान देंगे। जो लड़कियों के, ऐसा नहीं है कि बस लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है, लड़कों को पढ़ना नहीं, लड़कों को भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आज के इस समय में लड़कियों का खासकर पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो ये समय चल रहा है,
मतलब कि पता नहीं क्या हुआ है कि सबको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन सबको थोड़ा कवर में रखते हुए पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।